हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। आप सबका स्वागत है स्टडी आईक्यू में। यहाँ पे हम आज एक नया कोर्स शुरू करेंगे जिसके अंदर हम बहुत ही स्पेसिफिक प्रीलिम्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ आरपीएससी एग्ज़ाम जो आरएएस का एग्ज़ाम होने वाला है अभी अक्टूबर में, हम उससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे। बहुत ही फोकस सीरीज़ रहने वाली है ये। इसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि 14 से 15 वीडियोस के अंदर आपको मैक्सिमम करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक कंटेंट दे पाएँ, जो हमें ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना काफ़ी रहती है ना। तो इसमें बहुत शॉर्ट वीडियोस रहेंगे, कुछ लॉन्ग एस्पेक्ट नहीं रहेगा। बहुत ही फोकस्ड प्रीलिम्स तरीके से इसको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आप हैं मेरे साथ सुप्रिया सिंघल के साथ, और आइए अब हम शुरू करते हैं। तो आज हम जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल पोस्ट होल्डर्स के बारे में। मतलब ये कुछ ऐसे नाम हैं जो आपने सुने होंगे कभी पेपर्स वगैरह में, और आपको पता है कि आरपीएससी और आरएएस का जो एग्ज़ाम होता है इसके अंदर ये कई बार ऐसे पूछा जा सकता है। जैसे लास्ट ईयर आई रिमेंबर 2018 का जो एग्ज़ाम था उसके अंदर उन्होंने पूछा था कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कौन था। तो हमें ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो हम अक्सर भूल जाते हैं। तो एक बार बस रिविजन के तौर पर हम इसका ये भी देख लेंगे अगर कोई पोजिशन के फर्स्ट होल्डर कौन थे और अभी प्रेजेंटली उस पोजिशन को कौन होल्ड कर रहा है ना। तो ये एकदम फास्ट रहेगा। सबसे पहले हम कैग की बात करेंगे। तो जहां अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि वो कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है। तो कैग ऑफ इंडिया, जिसको हम कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं, ये आर्टिकल 148 के अंदर मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और इसके जो पहले होल्डर थे, हमारे जो कैग के ऑफिस के होल्डर थे, वो थे वी नरहरि राव, और अभी जो प्रेजेंटली है वो है जीसी मुर्मू। तो ये गिरीश चंद्र मुर्मू अगर नहीं याद रहे तो भी आपको जीसी मुर्मू याद रहेगा, ठीक है। फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये तो आपको पता ही होगा, अभी जो प्रेजेंटली बने हैं, इन्होंने बहुत रिसेंटली ही पोस्ट संभाली है ये वाली, एनवी रमन्ना जी। तो ये 47th सीजीआई हैं आई थिंक इंडिया के, और जो पहले थे वो थे एच.जे. कानिया जी। फिर हम चलते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो ये भी आपको पता होगा कि आर्टिकल 324 से लेकर जो अपने 330 के आसपास तक के जो आर्टिकल्स होते हैं, ये सारे बेसिकली अपने इलेक्शन से रिलेटेड होते हैं। जैसे आर्टिकल 326 जो होता है वो राइट टू वोट के बारे में बात करता है, और ये सारी चीज़ें। तो इसी एक आर्टिकल के अंदर आपको पता होगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में भी कहा गया है। आई थिंक आर्टिकल 324 है वो। तो उसके अंदर जो पहले अपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो थे सुकुमार सेन, और अभी जो प्रेजेंटली है वो है सुशील चंद्रा। और जो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है जो जिनका नाम ऑलमोस्ट सभी ने सुना होगा, वो है अपने टी.एन. शेषन जी, है ना। तो वो पहले या लास्ट नहीं है, वो बीच में कहीं तो थे 92 के आसपास। लेकिन पहले कौन है? सुकुमार सेन, और अभी जो प्रेजेंटली है वो है सुशील चंद्रा जी, ठीक है। फिर हम चलते हैं चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये पोजीशन जो है वो है लीगल पोस्ट। ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, बल्कि आरटीआई एक्ट 2005 जो अपने आरटीआई एक्ट आया था, राइट टू इन्फॉर्मेशन, उसके तहत ये पोस्ट बनाई गई है। उसके अंदर जो पहले चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर बने थे वो थे वजाहत हबीबुल्ला, और जो प्रेजेंटली हैं वो है वाई के सिन्हा जी। तो यशवर्धन कुमार सिन्हा इज वाई के सिन्हा, ठीक है। फिर हम चलते हैं यूपीएससी की तरफ। तो यूपीएससी आपको पता होगा कि एक संवैधानिक बॉडी है। आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक ये इसके सारे आर्टिकल्स रहते हैं। तो यूपीएससी आप मल्टी मेंबर बॉडी रहती है, इसमें 1+10 मेंबर्स हो सकते हैं। और इसमें जो पहले होल्डर थे यूपीएससी चेयरमैन, वो थे सर रॉस बार्कर। क्योंकि आपको पता होगा कि हमारा जो पूरा सिविल सर्विसेज का जो सिस्टम है वो हमने ब्रिटिश से लिया है, तो इसलिए आप देखोगे वन ब्रिटिश पर्सन वॉज होल्डिंग दिस पोस्ट। एंड जो लास्ट या फिर अभी प्रेजेंटली जो है वो है मिस्टर पीके जोशी, ठीक है। फिर अगर हम आरबीआई गवर्नर की बात करें, तो इस बार तो आपको पता होगा, अगर किसी ने यूपीएससी का एग्जाम दिया है तो आरबीआई गवर्नर और आरबीआई पे क्वेश्चन पूछा भी गया था प्रीलिम्स में। तो फर्स्ट जो आरबीआई गवर्नर के जो पोजीशन होल्डर थे वो थे ऑसबॉर्न स्मिथ, ओके। और अभी जो प्रेजेंटली है वो आपको पता होगा कि एक आईएएस ऑफिसर है, वो है मिस्टर शक्तिकांता दास जी, ठीक है। फिर हम चलते हैं सीवीसी की तरफ। तो सीवीसी क्या है? आपका सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, है ना। ये भी जो पर्टिकुलर पोस्ट है, ये आप याद रखना कि एक एक्ट के थ्रू आई थी, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, एक कमेटी बनाई गई थी, संस्थानन कमेटी। उन्होंने मेंशन किया था कि हमारे यहाँ पे विजिलेंस का कोई ऑफिस होना चाहिए। तो उसके तहत आप देखोगे फाइनली हमारे यहाँ पे एक्ट पास हुआ, और उसके थ्रू आप देखोगे सीवीसी की नियुक्ति होती है। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, बल्कि एक लीगल पोस्ट है, ठीक है, एक स्टैट्यूटरी पोस्ट है। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो आपके जो पहले थे वो थे एन.एस. राव, नित्तूर श्रीनिवासा राव, और जो प्रेजेंटली है वो है संजय कोठारी जी। इनका आपने अभी प्रेजेंटली में नाम भी सुना होगा, ठीक है। फिर लोकपाल ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो पहले और अभी भी सेम ही है, क्योंकि ये पोजीशन जो थी 2017 या 18 के आसपास ही आई है, और नियुक्ति तो काफ़ी लेट हुई थी, क्योंकि इसमें वो याद होगा ना आपको, चक्कर पड़ रहा था लीडर ऑफ ऑपोजिशन वाला। तो उसके चक्कर में आप देखोगे इनकी जो नियुक्ति थी वो काफ़ी लेट हुई थी। और लोकपाल जो है वो पूरा अन्ना हजारे मूवमेंट जो था उसके बाद आप देखोगे हमारे यहाँ पे लोकपाल का ऑफिस आता है। इसके जो फंक्शंस होते हैं वो लॉट ऑफ सिमिलैरिटी रखते हैं अपने सीवीसी के साथ। जो विजिलेंस ऑफिसर होता है, बेसिकली करप्शन प्रिवेंट करना है इसका काम, ठीक है। तो इसमें पीसी घोष जी का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है।
फिर हम चलते हैं फाइनेंस कमीशन। तो फाइनेंस कमीशन फिर से एक संवैधानिक बॉडी है, ठीक है। ये फाइनेंस कमीशन अगर आप देखोगे तो हमारे यहाँ पे आर्टिकल 280 के अंदर प्रेसिडेंट जो होता है हर 5 सालों में नेशनल स्तर पे और स्टेट स्तर पे अगर हम देखेंगे स्टेट फाइनेंस कमीशन, तो वो आप देखोगे अपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया था ना। तो अगर हम ये वाले फाइनेंस कमीशन की बात करें तो हम कौन से वाले फाइनेंस कमीशन की बात करें, हम नेशनल वाले फाइनेंस कमीशन की बात करें, ठीक है। तो ये वाला जो फाइनेंस कमीशन था, ये याद रखना आपको, आर्टिकल 280 के अंदर नियुक्ति की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, हर 5वें साल में फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है। और ये भी मल्टी मेंबर बॉडी होती है, 1+4 रहता है इसके अंदर। तो जो इनके चेयरमैन होते हैं, जो पहले चेयरमैन थे वो थे केसी नेगोय, और जो लास्ट थे अभी जो प्रेजेंटली हैं, जो 2025 तक चलने वाले हैं, एक्चुअली इनका जो रिपोर्ट है वो 1 साल एक्सटेंड कर दिया गया था, तो अभी 2026 तक वैलिड रहेगा। तो वो है अपने एनके सिंह, ठीक है। एनके सिंह आपको पता होगा कि बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन है। इनके FRBM कमेटी के रिकमेंडेशंस और बहुत सारी कमिटीज़ आपको दिख जाएंगी इनके नाम पे, है ना। फिर हम चलते हैं लॉ कमीशन। तो लॉ कमीशन अनलाइक फाइनेंस कमीशन ये एक स्टैट्यूटरी भी नहीं है, इनफैक्ट एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ठीक है। और ये याद रखना आप कि जो लॉ कमीशन है, अभी जो चेयरमैन है इनके वो है बलबीर सिंह चौहान। जनरली आप देखोगे इसका कोई ऐसे फिक्स्ड वो नहीं रहता कि ये 3 साल तक रहेंगे, 4 साल तक। जनरली हम बोलते हैं कि 3 साल तक रहेंगे, लेकिन इनका जो कार्यकाल होता है वो एक्सटेंड और घटाया जा सकता है, ठीक है। फिर हम चलते हैं अपने नेशनल कमीशन फॉर SC की तरफ। तो ये जो कमीशन है नेशनल कमीशन फॉर SC, पहले एक्चुअली होता क्या था कि हमारे यहाँ पे ऐसा हमारे संविधान में मेंशन है कि प्रेसिडेंट चाहे तो एक ऐसा कमीशन बना सकता है जो कि STs और SCs और OBC या बैकवर्ड क्लासेस जो होती हैं उनके मतलब वेलफेयर के लिए, देखने के लिए कि कितनी तरक्की हुई है, क्या हमारे जो संविधान में जो मतलब जो चीज़ें लिखी हुई हैं क्या वो की जा रही हैं इन सभी वर्गों के लोगों को ऊपर पहुँचाने के लिए। तो उसी के तहत आप देखोगे NC/SC, NC/ST और NCBC, इन तीनों चीज़ों की स्थापना करी गई थी, ठीक है। इन तीनों ऑफिसेस की स्थापना करी गई थी, या तीनों आप बोल सकते हो बॉडीज़ की स्थापना करी गई थी। तो ये जो NC/SC है, नेशनल कमीशन फॉर SC, तो ये आप देखोगे पहले SC के साथ जुड़ा हुआ था, और फिर आप देखोगे ये अलग होता है 2003 में, ठीक है। तो NC/SC अलग हो गया, यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, और NC/ST नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स वो अलग हो जाता है। तो पहले ये साथ में हुआ करते थे, फिर ये दोनों अलग हो गए। NC/SC के अभी प्रेजेंटली जो चेयरमैन है वो है विजय सांपला जी, और वैसे ही आप देखोगे NC/ST जो नेशनल कमीशन फॉर ST है उसके जो हेड है वो है हर्ष चौहान। ये दोनों भी बॉडीज़ जो है याद रखना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, ठीक है। ये आपने संविधान में मेंशन है। फिर आप देखोगे आएगा आपका चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़। तो अब जो आप बॉडीज़ पढ़ेंगे, जैसे नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, एक आपका ह्यूमन राइट्स कमीशन और एक आपका वुमेन रिलेटेड कमीशन, ये तीनों भी क्या है, ये आपके लीगल बॉडीज़ है, संवैधानिक बॉडीज़ नहीं है। क्यों? नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट से आएगा, ठीक है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो होगा वो ह्यूमन राइट्स एक्ट से आ जाएगा। तो ऐसे ही आप देखोगे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है वो भी NCW एक्ट से आएगा। तो ये सारी बॉडीज़ लगभग 92-93 के आसपास बनाई गई थी, ठीक है। तो अगर आप देखोगे माइनॉरिटीज़ के हेड कौन रहेंगे, देखो माइनॉरिटीज़ क्या हमारे यहाँ पे कैसे डिफाइंड है नेशनल लेवल पे, तो वो बेसिकली आपके देखोगे आप रिलीजियस वाइज डिफाइंड है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका हिंदूज को छोड़ के जनरली, तो मुस्लिम, सिख्स, क्रिश्चियंस, पारसीज, जैन, बुद्ध, तो ये सारे आप देखोगे माइनॉरिटीज़ के अंदर कंसिडर किए जाते हैं, है ना। तो अभी आप देखोगे माइनॉरिटी वाला जो हमारा कमीशन है उसके हेड कौन है, सरदार इकबाल सिंह लालपुरा, ठीक है। फिर अगर आप देखोगे अपना ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो इसके हैं मिस्टर अरुण कुमार मिश्रा जी, और विमेन के से रिलेटेड आपको इजी भी रहेगा याद करने के लिए, तो रेखा शर्मा है। लेकिन याद रखना ऐसा कोई संवैधानिक या कोई भी लीगल ये नहीं है कि NCW जो है नेशनल कमीशन फॉर विमेन जो है उसको सिर्फ एक महिला हेड करेगी, ऐसा कोई आप देखोगे प्रावधान नहीं है। तो ऑब्वियसली मेल भी हेड कर सकते हैं, ओके। एंड एक चीज़ और है, ये जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है, ये पहले एक लीगल लेजिस्लेटिव बॉडी हुआ करता था, ठीक है। लेकिन अब इसको एक संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है। आपको पता होगा आर्टिकल 338B के अंदर, है ना, अपना एक संवैधानिक संशोधन पास हुआ था, उसके अंदर आप देखोगे इसको बैकवर्ड क्लासेस को ये दर्जा दे दिया गया है। तो ये भी अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गई है, और इसलिए अब इसके जो चेयरपर्सन है वो है मिस्टर भगवान लाल साहनी या फिर BL साहनी। आपने नाम सुना भी होगा, काफ़ी न्यूज़ में था अभी बीच में, है ना। फिर अब हम चलते हैं कुछ और पोस्ट की तरफ। ये कुछ ऐसी पोस्ट है, देखो ये इससे कोई श्योरिटी नहीं है कि इससे कोई क्वेश्चन आएगा, लेकिन अगर आया तो ये आपसे मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इजी के अंदर क्वेश्चन होते हैं, है ना। तो कैबिनेट सेक्रेटरी प्रेजेंटली कौन है, राजीव गौबा साहब, ये आपने सुना ही होगा स्पेसिफिकली अभी रिसेंट टाइम्स में। और जो पहले थे वो थे NR पिल्लाई। बेसिकली उस टाइम पे देखो कैबिनेट सेक्रेटरी जो होता है वो जनरली एक IAS ऑफिसर होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, और IAS को हम लोग पहले ICS बोलते थे, इंडियन सिविल सर्विस, तो इसलिए यहाँ पे ICS लिखा हुआ है, ठीक है। फिर एक NSA तो आपको पता ही होगा, अजीत कुमार दोवल, आपने जब उड़ी मूवी और ये सब देखे हुए होंगे तो वहाँ पे भी आप देखोगे, आपने नाम सुना ही होगा। फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये भी आपको पता होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। आर्टिकल 76 के अंदर हमारा प्रेसिडेंट जो है वो अटॉर्नी जनरल चुनता है, और इस समय कौन है, KK वेणुगोपाल। नाम तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि अभी इतने रिसेंटली केसेस हुए थे, कुणाल कामरा और ये सारे जो केसेस हुए थे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लेके,
तो उस चक्कर में ये काफ़ी न्यूज़ में थे, है ना। फिर स्पीकर ऑफ लोकसभा अगर हम देखेंगे तो पहले स्पीकर कौन थे, जीवी मावलांकर साहब। ये उस टाइम में जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी वही हमारी फर्स्ट पार्लियामेंट भी थी, इसीलिए आप देखोगे जीवी मावलांकर साहब जो थे वो पहले स्पीकर बने थे। और अभी प्रेजेंटली स्पीकर कौन है आपको पता ही होगा, ओम बिरला, राजस्थान की ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हैं, कोटा वाली, तो ये हमें पता भी होना चाहिए, है ना। फिर एटॉमिक एनर्जी कमीशन अगर हम देखेंगे तो इसकी स्थापना जो थी लगभग अराउंड 1940s और 50s के बीच में होती है। और यहाँ से आप देखोगे कि हमारे जो फादर ऑफ एटॉमिक एनर्जी कहलाए जाते हैं वो है मिस्टर होमी जहांगीर बाबा, है ना। और इन्होंने आप देखोगे इंडिया की जो न्यूक्लियर सिक्योरिटी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, उसका पूरा एक फाउंडेशन स्टोन रखा था 3 स्टेज न्यूक्लियर असेंबली का, ठीक है। और अभी प्रेजेंटली इसके चेयरमैन कौन है, के.एन. व्यास जी हैं, ठीक है। फिर आप देखोगे इसरो के चेयरमैन आपको पता ही होगा K7, ये बताने की ज़रूरत तो है नहीं क्योंकि इतने सारे हमने चंद्रयान के मिशंस भेजे हैं। और अभी आप देखोगे बात चल रही है गगनयान की। फिर इसके बाद हमने अभी जो सैटेलाइट की नंबरिंग थी उसका पूरा सिस्टम बदल दिया है, EOS EMS ये सब कर दिया है, तो K7 आपको नाम याद रहेगा, है ना। फिर एक प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर की बात करें हम तो ये बेसिकली प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करते हैं, साइंटिफिक एडवाइस देते हैं। तो अभी कौन है, मिस्टर के विजय राघवन। इनका नाम आपने इसलिए सुना होगा क्योंकि अभी बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च करी हैं प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ने, ठीक है। तो इस चक्कर में आप देखोगे इनका नाम काफ़ी न्यूज़ में था। फिर अगर हम यूजीसी की बात करें तो आपको पता ही होगा यूजीसी एक्ट के थ्रू ये बॉडी बनाई गई थी। एक्चुअली यूजीसी जो था वो पहले ही आ गया था, लेकिन बाद में पहले एक एग्जीक्यूटिव बॉडी था, बाद में एक एक्ट पास करके इसको एक लीगल बॉडी बना दिया गया, स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया। तो अभी प्रेजेंटली इसके चेयरमैन कौन है, डीपी सिंह। और यूजीसी क्या करता है, हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ होती है उन सबको ग्रांट्स देने का, उन सबको रेगुलेट करने का काम करता है, ठीक है। अगर सेंट्रल वाटर कमीशन की बात करी जाए तो ये एक अटैच्ड ऑफिस है जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति होती है उसका एक अटैच्ड ऑफिस है, याद रखना। ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है जो किसी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वगैरह के अंदर बनाई गई हो, वो आपका सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है, ठीक है, जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बनाया गया है। लेकिन सेंट्रल वाटर कमीशन जो है वो सिर्फ एक अटैच्ड ऑफिस है और इसके चेयरमैन कौन है, हलदार जी, ठीक है। अगर हम सेबी की बात करेंगे तो ये तो आपने सुना ही होगा, अजय त्यागी जी एक्चुअली इसके चेयरमैन है। और ये अभी न्यूज़ में पता है क्यों थे, क्योंकि इंडिया में बहुत सारा आप देखोगे अभी कोविड के टाइम पे हमारे यहाँ पे देखोगे मंदी छा रही थी पूरे मार्केट में, लेकिन स्टॉक मार्केट अलग ही हाइस पे जा रहा था। आपको पता होगा रिसेंटली BSE ने भी हमारे स्टॉक एक्सचेंज ने आप देखोगे 50,000 पॉइंट्स क्रॉस कर दिया था पहली बार। और ये उस टाइम पे हो रहा जब आप देखोगे पूरा मार्केट डाउन था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे मेजर्स लिए गए थे। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि बजट में अनाउंस किया गया था कि सिक्योरिटीज़ कोड, डिपॉजिटर्स कोड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बोर्ड, अपना सेबी का एक्ट जो होता है, इन सबको मिला के एक जनरल हम देख रहे हैं सेबी का कोड लाया जाएगा। तो ये सब चीज़ों की वजह से आप देखोगे मिस्टर अजय त्यागी जी काफ़ी न्यूज़ में थे। फिर आप देखोगे चेयरमैन इडाई मतलब अपना इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये जो बॉडी थी ये मिस्टर मल्होत्रा कमेटी के रिकमेंडेशंस पे बनाई गई थी और ये 1999 के आसपास बनाई गई थी ये बॉडी, ठीक है। और इसका काम यही है कि हमारे इंश्योरेंस की जो स्पेस है उसको पूरा रेगुलेट करने का। अब चाहे वो जनरल इंश्योरेंस हो, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, कोई भी हो, चाहे वो री इंश्योरेंस क्यों ना हो, तो इस पूरी स्पेस को संभालता है हमारा इडाई। और इसके चेयरमैन जो है वो है SC कुंटिया, ठीक है। इनफैक्ट आप देखोगे इन्होंने ही काफ़ी अच्छे बोल्ड स्टेप्स लिए हैं। सब जैसे कि एक तो हो गया कि जो भी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं अब उनको डिजी लॉकर पे भी अपलोड करने को कहा गया है, ताकि ऐसा नहीं हो कि कभी भी किसी के साथ फ्रॉड हो। फिर दूसरी चीज़ ये है कि आई थिंक इन्हीं के कार्यकाल में हमारा जो क्रॉस ये होता है कि अगर आपने कोई एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली और आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप उसको चेंज करके दूसरी इंश्योरेंस पॉलिसी में जा सकते हो। तो ये सब आई थिंक इन्हीं के कार्यकाल में शुरू हुआ था, ठीक है। तो SC कुंटिया साहब जी का नाम आपको याद रखना है। फिर हम चलते हैं 7th पे कमीशन। तो ये तो आई थिंक सबको इंतजार रहता ही है कि उनकी पे कब बढ़ेगी। तो 7th पे कमीशन बेसिकली अब तक 7 पे कमीशन आ चुके हैं और जब भी पे कमीशन आता है तो हमेशा सैलरीज बढ़ती हैं। तो अशोक कुमार माथुर जी इसके हेड थे, ठीक है। सिडबी की अगर हम बात करेंगे तो सिडबी याद रखना बेसिकली इसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और ये जो मतलब ये सिडबी जो है ये बेसिकली स्मॉल जो लघु उद्योग होते हैं, है ना, जो स्मॉल एंटरप्राइजेस होती हैं उनको ऊपर उठाने का काम करता है। तो आपने सिडबी के बहुत सारे स्कीम्स पढ़े होंगे, ठीक है। जैसे आप देखोगे मुद्रा वाला जो सिडबी ने अपने अंदर एक बॉडी बनाई थी जिसका नाम था मुद्रा, ठीक है। तो मुद्रा जो थी वो रीफाइनेंसिंग एजेंसीज थी माइक्रो यूनिट्स के लिए। तो ये जनरली आप याद रखना छोटे लघु व्यापारी जो होते हैं उनको सिडबी मदद करता है, गारंटीज वगैरह प्रोवाइड करके, थोड़ा सा पैसा वैसा कंसेशन रेट में देके, इंटरेस्ट सबवेंशन देके, तो वो सब। तो इसके जो चेयरमैन है वो है अपने S रमन साहब, ठीक है। फिर अगर हम बात करेंगे नाबार्ड की तो नाबार्ड तो आपको पता ही होगा कि 1982 में शिवरामन कमेटी के आई थिंक रिकमेंडेशंस पे ये बनाया गया था। और जो नाबार्ड है ये अपना एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम करता है। और अभी इसके प्रेजेंटली चेयरमैन कौन है, चिंटाला साहब, ठीक है। फिर आप देखोगे चेयरपर्सन ऑफ SBI तो ये मुझे आपको पता ही होगा कि DK खारा जी हैं, है ना। और फिर IDBI बैंक MR कुमार जी हैं। चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र की अगर मैं बात करूँ तो ये तो जो आपके इकोनॉमिक सर्वे जो लिखते हैं, जिनका आप देखोगे अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे देखा हो तो उसमें फर्स्ट पेज पे वो लोग प्रीफेस लिख के नीचे साइन होते हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र के, तो वो कौन है आपके K सुब्रमण्यम जी, है ना।
जनरली आप देखोगे हमारे इकोनॉमिक एडवाइजर्स ना, इनका सुब्रमण्यम सरनेम काफ़ी कॉमन है, इसके पहले भी अरविंद सुब्रमण्यम और ऐसे मतलब आपको देखने को मिलेगा जनरली है। फिर आप देखोगे चीफ इलेक्ट, अब हम चलते हैं राजस्थान की तरफ, है ना। तो राजस्थान में आप देखोगे हमारा चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कौन है, मिस्टर प्रवीण गुप्ता जी। अपने स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कौन है, ये हैं अपने प्रेम सिंह मेहरा जी। आरपीएससी के चेयरमैन आपको पता ही होगा, भूपेंद्र सिंह यादव जी। राजस्थान फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन है इस वक्त, जो अपना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मनी फ्रॉम स्टेट टू पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज, तो वो है प्रद्युमन सिंह जी, ठीक है। जैसे अटॉर्नी जनरल होता है नेशनल लेवल पे, वैसे ही होता है एडवोकेट जनरल एट राजस्थान लेवल, ठीक है। ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। और अभी कौन है इसके होल्डर, एमएस सिंघवी जी, ठीक है। जैसे लोकपाल है अपना नेशनल लेवल पे, वैसे है लोक आयुक्त अपने राजस्थान लेवल पे, और ये कौन है अपने पीके लोरा, ठीक है। फिर जैसा अपना एनएचआरसी है नेशनल लेवल पे, वैसे अपना एसएचआरसी है स्टेट लेवल पे। और यहाँ पे जो फर्स्ट पोजीशन होल्डर थे इस पर्टिकुलर पोस्ट के, वो थे के भटनागर जी, और अभी प्रेजेंटली जो है वो है जी के व्यास, ठीक है। फिर चीफ सेक्रेटरी, जैसे कैबिनेट सेक्रेटरी होता है अपना मिस्टर राजीव गौबा, तो अभी प्रेजेंटली हमारे चीफ सेक्रेटरी कौन है, जो पहले एक आईएएस ऑफिसर थे, और इनफैक्ट आप देखोगे जयपुर के ही आई थिंक वो कलेक्टर से ऊपर उठे थे, तो वो है निरंजन कुमार आर्य जी। और जो पहले होल्डर थे इस पोस्ट के, वो थे के राधाकृष्णन, ठीक है। अगर हम प्रोटम स्पीकर की बात करें, तो प्रोटम स्पीकर क्या होते हैं, जो जब आपकी जैसे आपके इलेक्शंस हो गए, तो आपकी अब जो नई असेंबली बनेगी, तो जो नई असेंबली अब ऑब्वियसली हमारे यहाँ जो स्पीकर जो होता है वो पोस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपको स्पीकर चाहिए ताकि आप नई असेंबली को ढंग से फंक्शन करवा सको। तो क्या होता है, उस दौरान के लिए आपको प्रोटम स्पीकर चाहिए होता है, ठीक है। तो प्रोटम स्पीकर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, बट एक ऐसी रिक्वायरमेंट है जो हमने खुद से बनाई है ताकि हम ये सारी असेंबली के काम कर सके जब हमारी असेंबली एक से दूसरी तरफ जा रही है, ठीक है। तो ये नेशनल लेवल पर भी होता है, पार्लियामेंट लेवल पर, और ये स्टेट लेवल पर भी होता है, ठीक है। फिर अगर आप देखोगे स्पीकर ऑफ विधानसभा, तो हमारे यहाँ विधान परिषद है नहीं, पर याद रखना हमारे कैबिनेट ने, राजस्थान कैबिनेट ने विधान परिषद डिमांड करने का जो मांग होता है उसको फाइनलाइज कर दिया है। आपको पता होगा कि जब भी ऐसी कोई डिमांड होती है तो स्टेट लेवल पे उसको स्पेशल मेजॉरिटी लगती है, और नेशनल लेवल पे पार्लियामेंट में कोई कॉन्स्टिट्यूशन में आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन पार्लियामेंट को इसको नॉर्मल ऑर्डिनरी मेजॉरिटी से पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल हमारे स्पीकर कौन है विधानसभा के, क्योंकि हमारे पास एक ही है, लेजिस्लेटिव असेंबली ही है। तो अभी स्पीकर कौन है हमारे विधानसभा के, एनएल जोशी, जो पहले थे हमारे सबसे फर्स्ट वाले, ठीक है। इनका तो नाम आपने सुना भी होगा जब आप पॉलिटी पढ़ते हो। और अभी प्रेजेंटली कौन है, सीपी जोशी साहब, आपको पता ही होगा, है ना। तो अभी जो अपना पूरा ड्रामा हुआ था, जब आप देखोगे सत्ता पलट करने की कोशिश वगैरह भी की गई थी, तो सीपी जोशी ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले भी किया था। फिर हम चलते हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है। इनफैक्ट आप देखोगे जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है उनको एक कैबिनेट मिनिस्टर के जैसी सैलरी वगैरह दी जाती है, सारे अलाउंसेस वगैरह। तो ये जो हमारे पहले लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे वो थे जसवंत सिंह जी, और जो प्रेजेंट है वो है गुलाब चंद कटारिया। तो इनका तो नाम आपने सुना ही होगा हमेशा सीपी जोशी और गुलाब चंद कटारिया आपस में आप देखोगे तालमेल नहीं खाते जनरली। और फिर आप देखोगे गवर्नर ऑफ राजस्थान, तो कालराज मिश्र हैं, वो अभी प्रेजेंटली हैं। और जो पहले थे वो थे अपने महाराजा मानसिंह टू, जो अपने जयपुर के जो राजघराना है वहाँ से बिलोंग करते हैं। और इसके बाद आप देखोगे इनको एम्बेसडर भी बनाया गया था, आई थिंक स्पेन या फिर किसी यूरोपियन कंट्री का, ठीक है। और जब हमने स्टेट पूरी रिकॉग्नाइज कर ली थी, जैसे पहले तो आपको पता होगा कि राजपूताना थी, और फिर राजस्थान का यूनिफिकेशन होता है, और आप देखोगे 7 स्टेजेस में होता है, उसको 7 ईयर्स ऑलमोस्ट 8 ईयर्स लग जाते हैं। तो उसके बाद जब 1956 में प्रॉपरली राजस्थान स्टेट बन के आता है, तो उसके जो पहले गवर्नर थे वो थे गुरुमुख निहाल सिंह जी, ठीक है। फिर चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान की बात करें, जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आया, लास्ट ईयर इन द सेंस लास्ट अटैम्प्ट जो 2018 वाला जो पेपर हुआ था उसमें जो क्वेश्चन आया था, तो पहले कौन थे, के वर्मा जी, और जो अभी प्रेजेंटली हैं वो हैं अखिल कुरैशी जी, ठीक है। अगर हम बात करें डीजीपी राजस्थान पुलिस, तो आपको पता ही होगा लाठर साहब अभी भी रिसेंटली आई थिंक कोरोना के काल में ही इनको बनाया गया है, नियुक्ति हुई है इनकी। और डिप्यूटी चेयरमैन अगर हम बात करें चीफ मिनिस्टर के इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एडवाइजरी काउंसिल, ये इंपॉर्टेंट क्यों है पता है आपको, क्योंकि ये कोरोना के टाइम पे कमेटी बनाई गई थी, ठीक है। बेसिकली हमारे चीफ मिनिस्टर को एडवाइस करने के लिए कि कैसे हम इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन करें, कोरोना के टाइम पे जो मंदी आई है उसको कैसे हम उभर के आएँ, क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। तो इसलिए आप बस इतना सा याद रखना कि इनके जो डिप्यूटी चेयरमैन है वो है मिस्टर अरविंद मायाराम जी, ठीक है। फिर ये कुछ जनरल पोस्ट हैं जिनके नाम आपको पता होने चाहिए, जो आपने सुने भी होंगे, क्योंकि स्पेसिफिकली जब इंडिया चाइना का युद्ध चल रहा था तो आपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम सुना होगा, एम नरवाने जी, ठीक है। और इनको अभी आप देखोगे नेपाल जब ये गए थे तो इनको वहाँ पे एक अवार्ड भी दिया गया था वहाँ के प्रेसिडेंट के द्वारा। फिर आप देखोगे चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो इस वक्त हैं वो है वी आर चौधरी जी। चीफ ऑफ नेवल जो है वो है करमबीर सिंह। इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ जो है उसके हैं आर हरि कुमार। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो अभी नई पोस्ट बन के आई है, जो 4 स्टार ऑफिसर होगा, जो आप देखोगे हमारा डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स जो एक नया डिपार्टमेंट बनेगा उसको हेड भी करेगा, और जो बेसिकली आपके जो डिफेंस मिनिस्टर होते हैं उनको सही एडवाइजरी देगा, सॉर्ट ऑफ इंटीग्रेशन लाएगा आपके तीनों फोर्सेस के अंदर। तो एक नई पोस्ट है क्रिएट करी गई है CDS करके, और इसको भी कौन हेड कर रहे हैं, मिस्टर बिपिन रावत। तो बिपिन रावत जो थे वो पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हुआ करते थे, और अब ये आप देखोगे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, ठीक है।
तो ये छोटा सा वीडियो था, आपका कंपाइलेशन था, और फिर से हम ऐसे ही बहुत ही हाई यील्डिंग टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।